please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. उत्तर में तेज आंधी और तूफान के बाद कई राज्यों ने स्कूल बंद रखने का फैसला लिया। देहरादून में तेज आंधी और बारिश की चेतावनी के बाद सभी स्कूल को बंद रखने का फैसला किया गया। दिल्ली में पार्किंग में खड़ी एम्बुलेंस में आग लगने से अंदर सो रहे 2 कर्मचारियों की मौत हो गई। मुंबई में तेज रफ्तार कार और टैक्सी के बीच हुई टक्कर में 2 लोग घायल हो गए। कर्नाटक के गदग में बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी की चुनावी रैली में आए लोगों को संबोधित किया। इसी चुनावी रैली में अमित शाह ने राज्य में कांग्रेस की सिद्धरमैया सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने की अपील की और दावा किया कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक चुनाव के लिए होने वाले मतदान से पहले हार मान ली। राहुल बाबा ने कर्नाटक में हार को स्वीकार कर लिया है, इसीलिए राहुल बाबा यहां से सीधे मानसरोवर जाने वाले हैं। हालांकि कर्नाटक में चुनाव प्रचार में जुटे राहुल गांधी ने न्यूज 18 से बात करते हुए अमित शाह की बात पर जवाब देने से ही इनकार कर दिया। अमित शाह की बात पे मैं कमेंट नहीं करूंगा। कुछ दिन पहले कांग्रेस की जनाक्रोश रैली में राहुल गांधी ने दावा किया था कि कर्नाटक चुनाव खत्म होने के बाद वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाएंगे। फिल्म अभिनेत्री सोनम कपूर आज अपने मंगेतर आनंद आहूजा से शादी करेंगी। इससे पहले बीती रात सोनम कपूर ने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ जमकर पार्टी की। सोनम ने अपने होने वाले पति आनंद आहूजा और अपने पिता अनिल कपूर के साथ डांस किया। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी अध्यक्ष मायावती को बड़ा झटका लगा है। उनके खिलाफ सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने मायावती के खिलाफ उत्तर प्रदेश की 21 चीनी मिल को बेचे जाने के मामले की जांच शुरू की। इस मामले में सीबीआई ने मिल की बिक्री से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल करना शुरू कर दिया है और जल्द ही इस मामले में सीबीआई मायावती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कई आईएएस अधिकारी और पूर्व मंत्री भी जांच के दायरे में आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 21 चीनी मिल को बेचे जाने के मामले को बड़ा घोटाला बताते हुए इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी थी। 2007 से 2012 तक जब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तब 21 चीनी मिल को तकरीबन 1200 करोड़ रुपए में बेच दिया गया था। मायावती के करीबी रहे उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने आरोप लगाया था कि सभी मिल मायावती और बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा के इशारे पर बेची गई थी। सपा हो या बसपा हो, ये लोग किसानों की बात तो करते थे, लेकिन ईमानदारी से गन्ना किसानों के लिए राहत देना तो दूर, जो चालू चले चीनी मिलें थी उनको भी बंद कर दिया था और ये एक स्कैम था। तो शिकायतें आई थी और कानून इस देश में है, कानून अपना काम करेगा। मुंबई में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीएमडी मुकेश अंबानी के घर कई बड़े मेहमान पहुंचे। मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी और आनंद पिरामल की शादी की खबर सामने आने के बाद इंटीरियर में एक पार्टी रखी गई। अनिल अंबानी और टीना अंबानी भी पार्टी में शामिल होने के लिए पहुंचे। पार्टी में पूरा अंबानी परिवार एक साथ दिखाई दिया। मेहमानों का स्वागत खुद मुकेश अंबानी ने किया, तो इस मौके पर पिरामल परिवार भी मौजूद रहा। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने अपने होने वाले दामाद आनंद पिरामल और उनके पिता अजय पिरामल के साथ फोटो भी खिंचवाई। तो पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर समेत खेल, कारोबार और फिल्मी जगत से जुड़ी कई हस्तियां पार्टी में शामिल होने के लिए पहुंची। कर्नाटक के कोलार में चुनावी रोड शो के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने घरेलू इस्तेमाल में आने वाला सिलेंडर हाथों में उठाकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के इसी प्रदर्शन के जरिए राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के बहाने मोदी सरकार को घेरा, जिसके लिए वो रोड शो के दौरान स्पेशल बस से उतरकर कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच गए। उनके साथ कुछ दूर तक चलने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने भी पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में विशेष तौर पर तैयार सिलेंडर सिर पर उठा लिया। राहुल गांधी ने इस रोड शो के दौरान तेज धूप के बावजूद कुछ दूर तक साइकिल चलाई। हालांकि विरोध का ये सिलसिला सिर्फ साइकिल तक ही सीमित नहीं रहा। राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करने से पहले बैलगाड़ी पर चढ़े और फिर उन्होंने पेट्रोल डीजल के बहाने मोदी सरकार को निशाने पर लिया। दुनिया में पेट्रोल के दाम गिरते जा रहे हैं, क्या आप पेट्रोल का दाम कम क्यों नहीं कर रहे हो? राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर पेट्रोल डीजल को जानबूझकर जीएसटी के तहत नहीं लाने का भी आरोप लगाया। हालांकि राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला सिर्फ पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि राहुल गांधी ने कर्नाटक की येडियुरप्पा सरकार के दौरान हुए घोटालों के बहाने भी प्रधानमंत्री पर निशाना साधा, जिसके जरिए उन्होंने उन पर और बीजेपी पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप भी लगा दिया। येडियुरप्पा जी ने सबसे भ्रष्ट सरकार चलाई थी, कितनी बार वो जेल गए, कितना पैसा चोरी किया, ये मोदी जी को समझाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के सीधे हमले के बाद बीजेपी ने भी मोर्चा संभाला। बीजेपी की कई प्रदेश सरकारों ने वैट को कम किया।
आपकी कर्नाटका की सरकार ने क्यों नहीं करती। राहुल गांधी की टीम जो है वो ज्यादा होमवर्क नहीं करती, परेशानी इसलिए होती है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर अपने भाषणों के जरिए लोगों में भ्रम फैलाने का भी आरोप लगा दिया। राजस्थान में तूफान से तबाही पर सीएम वसुंधरा राजे ने लोगों से अपील की। राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे ने दावा किया कि उनकी सरकार प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। यूपी के कानपुर में एक पुलिस वाले पर कार सवार 2 लोगों के साथ मारपीट करने का आरोप लगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। के गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर संदीप खिरवार ने कई हिंदू संगठनों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने को लेकर हुए विवाद पर 15 सदस्यों की कमेटी बनाने पर सहमति बनी, लेकिन खुले में नमाज पढ़ने को लेकर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसकी वजह से गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर के नेतृत्व में प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक बैठक बुलाई, जिसमें जिले के सभी हिंदू संगठनों और राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। हमारा ये लोगों के व्यूज समझने का एक प्रयास है और कोई जो सॉल्यूशंस हैं उस सॉल्यूशंस को वर्कआउट करने का एक कोशिश है। इस बीच हरियाणा के वक्फ बोर्ड ने गुरुग्राम के जिला प्रशासन को चिट्ठी लिखकर उससे जुड़ी 2 दर्जन से ज्यादा संपत्तियों से अतिक्रमण हटवाने की गुहार लगाई। कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने हरियाणा सरकार को आजादी की लड़ाई में मुसलमानों के योगदान की भी याद दिला दी। हमारा मुल्क जो है सेकुलर है, डेमोक्रेटिक मुल्क है। इस भारत को आजादी दिलाने में मुसलमानों ने बड़ा योगदान दिया है। धर्मगुरुओं ने दावा किया कि देश का संविधान सभी धर्म के लोगों को पूजा करने की आजादी देता है। लेकिन 2 दिन पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खुले में नमाज पढ़ने पर कार्रवाई की चेतावनी दी थी। हालांकि बाद में मामला बढ़ता देख सीएम ने नमाज पढ़ने में बाधा पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी भरोसा दिया। लेकिन उधर उनकी ही सरकार में खेल मंत्री अनिल विज भी सामने आए और अपने बयान के जरिए इस धार्मिक मसले को और तूल दे दिया। ओकेजनली अगर किसी को पढ़नी पड़ जाती है तो धर्म की आज़ादी है, लेकिन किसी जगह को कब्जा करने की नीयत से नमाज पढ़ना बहुत गलत है। इस बीच कांग्रेस ने बीजेपी और सीएम मनोहर लाल खट्टर पर सियासी फायदे के लिए समाज को तोड़ने का आरोप लगा दिया। देश में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, किसी को भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जो समाज को तोड़ने का काम करे। कहीं ना कहीं इलेक्शन हो रहे होते हैं तो अपनी गिरती साख को उठाने के लिए आखिरी जो इनका दाव होता है हमेशा सांप्रदायिकता होता है, उसी का हिस्सा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस तरह के मुद्दे उठाकर बीजेपी चुनावी राज्यों में ध्रुवीकरण के जरिए सियासी फायदा उठाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच आज मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करेगी। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा और अमी याग्निक ने जस्टिस चिलमेश्वर की अदालत में याचिका दाखिल की। जस्टिस चिलमेश्वर ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि मामले को सुना जाए या नहीं, इस पर आज मंगलवार को विचार करेंगे। यूपी के अलीगढ़ में एक सरकारी गेस्ट हाउस में लगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर पर विवाद खड़ा हो गया। आरोप लग रहा है कि पीएम की ये तस्वीर सर सैयद अहमद खान की तस्वीर हटाकर लगाई गई, जो पिछले हफ्ते तक पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस की दीवार पर ठीक वहीं लगी हुई थी जहां अब पीएम मोदी की तस्वीर। सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक थे। पिछले हफ्ते बीजेपी के नेताओं की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक तस्वीर सामने आई जिसमें नेताओं के पीछे की दीवार पर लगी पुरानी तस्वीर दिख रही, लेकिन इसके 2 दिन बाद तस्वीर दीवार से गायब हो गई। अब ताजा वीडियो में गेस्ट हाउस की दीवार पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है। जांच का विषय है, जब तक इसकी पूरी तरह से पुष्टि न हो जाए तब तक इस संबंध में कुछ कहना हमारा। पुरानी तस्वीर के बारे में कोई नहीं जानता और न ही कोई ये बता पा रहा है कि गेस्ट हाउस में तस्वीर किसने बदली। यूपी के अलीगढ़ में एक सरकारी गेस्ट हाउस में लगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर पर विवाद खड़ा हो गया है। आरोप लग रहा है कि पीएम की ये तस्वीर सर सैयद अहमद खान की तस्वीर हटाकर लगाई गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर हिंदू आतंकवाद होता तो दूसरा कोई आतंकवाद पैदा नहीं होता। गिरिराज ने कहा कि हिंदू वसुदैव कुटुंबकम की बात करता है, इसलिए हिंदू आतंकवाद हो ही नहीं सकता। उन्होंने कांग्रेस पर मुसलमानों को बरगलाने का आरोप लगाया। ये कांग्रेस पार्टी को मैं कहना चाहता हूं, राहुल गांधी को, कि हिंदू आतंकवाद नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदू सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया। अगर हिंदू आतंकवाद होता तो आज दूसरा कोई आतंकवाद पैदा नहीं लेता जो देश में बांटने का काम करता। गृह मंत्रालय ने नक्सलियों की फंडिंग के मामले में जांच के आदेश दिए हैं। ये आदेश नक्सलियों के मोटी रकम खर्च करने के कई मामले सामने आने के बाद दिए गए, जिनकी पड़ताल के लिए गृह मंत्रालय ने जांच एजेंसी एनआईए में एक अलग विभाग के गठन का फैसला लिया है। एनआईए का ये विभाग इस बात की जांच करेगा कि नक्सलियों के पास इतनी बड़ी रकम कैसे आती है। इस विभाग में गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव, आईबी के ज्वाइंट डायरेक्टर, सीबीआई और ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी शामिल होंगे।
इससे पहले अधिकारियों की जांच में नोटबंदी के बाद नक्सलियों के लाखों रुपए एकमुश्त खर्च करने की बात सामने आई थी, जिसे उन्होंने अपने बच्चों और रिश्तेदारों की पढ़ाई के लिए एडमिशन के तौर पर दिया था। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में टीएमसी कार्यकर्ताओं के हमले में 4 बीजेपी कार्यकर्ता घायल हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन को रूस का चौथी बार राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी। यूपी के हापुड़ में एक महिला ने एक पुलिस वाले पर रेप का आरोप लगाया। त्रिपुरा के कैलाशहार में बीएसएफ के कुछ जवान एक ट्रक से 2 जवानों के शव उतारने लगे। जिन जवानों के शव ट्रक से उतारे जा रहे थे, आरोप है कि बीएसएफ की 55वीं बटालियन में तैनात एक जवान ने उन्हें और उनके एक साथी को गोली मार दी, जिसमें बीएसएफ के हेड कांस्टेबल विजय कुमार, कांस्टेबल रिंकू यादव और राकेश यादव की मौत हो गई। हैरान करने वाली बात यह है कि 3 जवानों पर गोली चलाने वाले आरोपी शिशुपाल ने भी घटना के बाद खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। दावा किया जा रहा है कि रात करीब 1 बजे तीनों जवान मगरौली सीमा चौकी पर तैनात थे, जहां आरोपी जवान शिशुपाल पहुंचा और उसने तीनों पर गोली चला दी। कमप्लेन আসলেই নেওয়া হবে, এখন তার উপর কমপ্লেন দেওয়া হয়নি, ইনভেস্টিগেশন চলছে। बताया जा रहा है कि घटना को आपसी मनमुटाव की वजह से अंजाम दिया गया, लेकिन बीएसएफ के बड़े अधिकारियों ने पूरी जांच से पहले कुछ भी कहने से इनकार कर दिया।